मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। बाकी अगर आपका और कोई सेमेस्टर का पेपर हो तो सेम पेपर रहने वाला भाई आपके सामने। तो आप इस क्लास को देख सकते हो क्योंकि सेम ही सिलेबस रहता है एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एमए का जो पेपर रहने वाला है थर्ड सेमेस्टर का ज्योग्राफी का, उससे संबंधित एक क्लास होने वाली है जिसमें आपको थ्योरी का भी रिवीजन कराऊंगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा जो इस पेपर में आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 25,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। अगर आप चाहो तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके इस टारगेट को हिट कर सकते हो। आप खुद भी सब्सक्राइब कराओ और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा देना। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर प्रोडक्ट खरीद लो। और नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इस लिंक पे क्लिक करके अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद, ये जो पीडीएफ है ये आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी, जाकर आप पढ़ लेना भाई। अब प्रश्नों की बात करें, सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा और आपके सामने जो अन्य मृदा और अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं उनकी बात करें तो पहला प्रश्न है भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का वर्णन कीजिए तथा खनिजों के वितरण और उसमें संबंध स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, भारत के भूवैज्ञानिक जो संरचना होती है उसका वर्णन करना तथा खनिजों का जो वितरण होता है उसके बीच में संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, जो भूवैज्ञानिक संरचना होती है उसके बारे में बताना है कि भूवैज्ञानिक संरचनाएं कैसे काम करती हैं, और साथ के साथ खनिजों का जो अलग अलग प्रकार से जो वितरण देखने को मिलता है उसके बारे में आपको बताना है। पहला यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय मानसून की कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए, भारत की प्रमुख जलवायु ऋतुएं और उससे संबंधित मौसमी विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या बताना है, भारतीय मानसून किस प्रकार से कार्य करता है यह बताना है, और भारत की प्रमुख जलवायु ऋतुओं का उससे कैसे संबंध है, कैसे मौसमी विशेषताओं का संबंध है उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको अच्छे से करना है कि भारतीय मानसून की कार्य प्रणाली कैसे काम करती है और भारत की प्रमुख जलवायु ऋतुओं का आपके सामने मौसमी विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। यूनिट नंबर सेकंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, जल संसाधन, कृषि और आपके सामने कृषि क्रांतियों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो इसका प्रश्न है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं भाखड़ा, नांगल, दामोदर और चंबल के बारे में वर्णन कीजिए। क्या बताना है, भारत की जो प्रमुख आपके सामने बहु उद्देश्य परियोजनाएं होती हैं भाखड़ा, नांगल, दामोदर और चंबल, उसके बारे में आपको बताना है। ये भी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए, कृषि और उसके प्रभावों के साथ अन्य क्रांतियों की टिप्पणी कीजिए। क्या करना है, भारत में जो हरित क्रांति आती है, कौन सी क्रांति है, जो हरित क्रांति होती है उसके बारे में व्याख्या करनी है। हरित क्रांति कैसे आई, उसके बारे में क्या क्या चीजें उसके बारे में बताना है, और कृषि में उसका क्या महत्व है, उसके प्रभावों का क्या महत्व उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, खनिज, ऊर्जा, उद्योग और औद्योगिक प्रदेश से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है भारत के प्रमुख खनिजिक उद्योगों के बारे में बताइए। मतलब भारत में जो अलग अलग प्रकार के जो खनिजों से संबंधित उद्योग आते हैं, लो एस्क उद्योग, तांबा उद्योग और बॉक्साइट उद्योग, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में जो अनेक प्रकार के खनिज संसाधन है, लोहे का उद्योग है, तांबा और बॉक्साइट का उद्योग है, उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, अच्छे से इसको करके जाना है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र व चीनी उद्योग के बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। जनसंख्या व मानव संसाधन की बात करें, भारत में जनसंख्या के आकार, वितरण व वृद्धियों प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। क्या बताना है, भारत में जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, उसके पीछे क्या कारण है आपके सामने, प्रवृत्तियों के बारे में विश्लेषण कीजिए तथा उनकी समस्याओं पर भी आपको प्रकाश डालना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, भारत में मानव संसाधन विकास के उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए, जनसंख्या नीतियों के उद्देश्य व प्रभावों पर विवेचना कीजिए। तो यह आपके सामने टॉप 8 प्रश्न है जो इस पेपर से संबंधित आप देखकर जा सकते हो, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका कभी भी एग्जाम हो, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ के चले जाना, यही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा व अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है भारत के भूवैज्ञानिक संरचना का वर्णन कीजिए तथा खनिजों के वितरण व उसमें संबंध स्पष्ट कीजिए। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना अत्यंत प्राचीन से लेकर नवीन चट्टानों समूहों का मिश्रण होती है। अगर भारत की बात करें
तो भारत में अगर वैज्ञानिक ढंग से जो अपना स्थल कृतियां है उसको समझने का बात करें तो इसमें प्राचीन स्थल कृतियां भी देखने को मिलती है और नवीन चट्टाने। अरावली की चट्टाने प्राचीन है, प्राचीन समय में आपको उनको बनाया गया है, और हिमालय की जो चट्टाने है वो नवीन समय की, आज के समय की, आधुनिक समय की है। अगर हम इनको बांटना चाहें तो 4 समूहों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। पहला समूह होता है आर्कियन समूह। ये सबसे प्राचीन चट्टाने, मतलब जो चट्टानों का सबसे प्राचीन समूह की बात करें तो आर्कियन चट्टाने सबसे प्राचीन होती हैं। इसमें निस और शिफ्ट जो आपके सामने प्रमुख चट्टानों का प्रकार पाया जाता है, जो प्रायद्वीपीय पठार का आधार बनाती है। और ये क्या करते हैं आपके सामने, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार होता है, कौन सा पठार, प्रायद्वीपीय जो पठार है उस पर आपके सामने उसका बेस बनाने का काम करती है। क्या करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार है उसका बेस बनाने का काम करते हैं। अगले वाला है धारवाड़ समूह। ये धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा व लोहे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब धारवाड़ का जो समूह होता है, कौन सा, धारवाड़ जो जगह है, धारवाड़ जो चट्टानी होती है, इसमें धातु से संबंधित जो बहुमूल्य धातु हैं उनसे संबंधित खनिज देखने को मिलती हैं। जैसे सोना निकलता है इनसे, तांबा और लोहा निकलती है, जैसे कर्नाटक और राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, कर्नाटक और राजस्थान में। कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं, धारवाड़ समूह की चट्टाने। कौन सी, धारवाड़ समूह की चट्टाने पाई जाती हैं। इसमें सोना, तांबा, लोहा जैसे महत्वपूर्ण खनिज और जो कर्नाटक और राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं। अगले वाले की बात करें, गोंडवाना समूह है। भारत में लगभग 98% कोयला, मतलब भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना समूह से आता है, जिसमें दामोदर व महानदी घाटी जो आपका उड़ीसा, बिहार, झारखंड का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। इसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और आज अपन जितनी भी जो बिजली का उपयोग करते हैं उसका लगभग भाग है वो कहां से आता है, गोंडवाना के भाग से आता है। कहां से आता है, गोंडवाना के समूह से देखने को मिलता है। लगभग 98% कोयला यहीं से आता है। दक्कन ट्रेप, ज्वालामुखी से निर्मित यह द्वीप काली मिट्टी व निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्कन प्लेचू, दक्कन जो पठार है, दक्कन का पठार है, वहां पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र हो गया, कर्नाटक का भी कुछ क्षेत्र आता है इसमें, छत्तीसगढ़ का भी कुछ क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लावा है, तो किसी समय में यहाँ पर कोई लावा का विस्फोट हुआ था और उनके बाद में क्या होता भाई, आपके सामने जो काली मिट्टी है उसका क्या हो गया भाई, आपके सामने निर्माण देखने को मिला था। खनिजों के वितरण में संबंध, भारत में खनिज संसाधन पूरी तरीके से भूवैज्ञानिक इतिहास पर निर्भर करते हैं। मतलब भारत में जो खनिज संसाधन है वो पूरी तरीके से किस पे, भूवैज्ञानिकों का जो इतिहास है उस पर अपन समझते हैं। कैसे, पहला प्रकार आपके सामने छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा खनिज कहां पर देखने को मिलते हैं, छोटा नागपुर पठार में। आर्कियन या धारवाड़ चट्टानों के कारण धात्विक खनिजों के लिए धनी है। मतलब यहां पर क्या होता है भाई, आपके सामने आर्कियन या धारवाड़ चट्टाने देखने को मिलते हैं। और आर्कियन चट्टानों में देखो, मैंने पहले बताया था आपको, लोहा खनिज मिलता है और धारवाड़ में लोहा, सोना और तांबा देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होता है, छोटा नागपुर पठार में आपको लोहा और सोने लगभग देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको। अगले वाला है हिमालय क्षेत्र। भूवैज्ञानिक रूप से नवीन होने के कारण खनिज तेल व कोयले के लिए कम अनुकूल है। मतलब भूवैज्ञानिक रूप से नए होने के कारण हिमालय का जो क्षेत्र है ना, हिमालय का जो अपना आज का जो क्षेत्र है, ये आपको पता है सबसे प्राचीन भूगोलिक दृष्टिकोण से, मतलब सबसे प्राचीन पठारों में से एक है। सबसे प्राचीन जो आपके सामने जितने भी जो पर्वत है उसमें से सबसे जो नवीन पर्वत कौन सा, हिमालय पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत, मतलब सबसे नया पर्वत है भाई। और इस कारण यहाँ पर खनिज तेल और कोयला देखने को कम मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि आपको पता है भैया, आपके सामने अगर कोयला बनता तो उसमें लाखों सालों का समय लगता है और हिमालय तो बहुत ज्यादा नवीन है। तटीय क्षेत्र, मैदानों में राजस्थान की टर्सरी संरचनाओं में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है ना, कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत समय पहले पर क्या हुआ करता था, जो संरचनाएं हुआ करती थी वहां पर अलग अलग प्रकार के जो समुद्र पाया जाता था, और समुद्र के नीचे आपके सामने क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाया जाता है। इसीलिए राजस्थान के बाड़मेर के क्षेत्र में यह देखने को मिल रहा है। अगले वाला प्रश्न है, भारतीय मानसून की कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। भारत की प्रमुख जलवायु ऋतुएं और उससे संबंधित विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या बताना है, भारत की जो मानसूनी कार्य प्रणाली होती है वो क्या है, और भारत की प्रमुख जलवायु ऋतुएं और उससे संबंधित मौसमी विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में विस्तार से बताना है आपको।
पहला प्रश्न है, भारतीय मानसून एक मौसमी हवाओं का तंत्र है। मतलब भारतीय मानसून की बात करें तो अलग अलग प्रकार की जो मौसमी हवाएं आती है उसका तंत्र होता है, जो गर्मियों में समुद्र से स्थल और सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। देखो गर्मियों में क्या होता है, समुद्र से स्थल, क्यों? क्योंकि समुद्र ठंडा रहता है। समुद्र कैसे रहता है? ज्यादा ठंडा रहता है और जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाती है। इसलिए क्या हवाएं हमेशा ठंडे से गर्म की तरफ चलती हैं, तो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। और सर्दियों में क्या होती है आपके सामने, स्थल से समुद्र की तरफ। क्यों? समुद्र आपके सामने क्यों आसानी से ना गर्म होता है ना ठंडा होता है समुद्र, इसलिए समुद्र का तापमान ज्यादा होता है और स्थल का तापमान कम होता है, इसलिए स्थल से तापमान की ओर चलती है। और इसी कार्य प्रणाली के पीछे तापीय विरोधाभास देखने को मिलता है। क्या होता है? जो तापीय विरोधाभास देखने को मिलता है स्थल वो और जल और अलग अलग गर्म होने के कारण, क्या होता है आपके सामने जो भारतीय मानसून है वो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? भारतीय मानसून है वो देखने को मिलता है। आईटीसीजेड उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्रों का खिसकना जेट स्ट्रीम की मुख्य भूमिका बताता है। क्या बताता है? जो आईटीसीजेड क्षेत्र होता है उसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। उसके खिसकने के कारण क्या होता है? जेट स्ट्रीम मतलब ठंडी धाराएं हैं वो बहती हैं और इससे अल नीनो व ला नीनो भी इससे प्रभावित होता है। और क्या होता है? ठंडी धाराओं के कारण अल नीनो व ला नीनो का प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है। चलिए प्रमुख जलवायु ऋतुओं की बात करें। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। मतलब जो उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में माउट होती है। देखो मैं क्या बताता हूं आपको, उत्तरी भारत में ठंड पड़ती है और इधर मेडिटेरियन सी है और यहाँ अब सी है तो वहां पर आपके सामने क्या समुद्र है, तो यहाँ पर क्या गर्म होती है, तो जो धाराएं हैं वो आपके सामने चलती हैं। उत्तर भारत की तरफ जो नमी है वो बहाकर लेकर लाई जाती है आपके सामने धाराओं के द्वारा और वो उत्तर भारत में बरसात करती है। इसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है और उत्तर पश्चिमी भारत में क्या होती है? बरसात होती है। उस बरसात को क्या कहते हैं? मावट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मावट के नाम से जाना जाता है। और ये रबी फसलों के लिए, सर्दी में जो फसलें उगती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ग्रीष्म ऋतु मार्च या मई, जो गर्मी की ऋतु होती है वो कहां पर होती है? मार्च और मई में देखने को मिलती है। अत्यधिक तापमान और शुष्क लू चलती है। मतलब जो गर्मी का मौसम होता है मार्च मई का, उसमें क्या होता है? तापमान बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत अधिक तापमान देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बहुत अधिक तापमान देखने को मिलता है। इस कारण जो लू है, क्या होती हैं? जो लू है वो चलती हैं, जिसे काल बैसाखी कहा जाता है बंगाल में और मैंगो सावर दक्षिण भारत में। मतलब मार्च मई के बाद में जो बरसात होती है ना, वो अगर बंगाल में जो बरसात होती है जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी जो धाराओं के द्वारा, उसको काल बैसाखी बंगाल में कहा जाता है। और दक्षिण भारत में जो बरसात होती है उसको मैंगो सेवर के नाम से जाना जाता है, गर्मियों की बरसात को। वर्षा ऋतु जून सितंबर में देखने को मिलती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है। मतलब जो दक्षिण इधर से केरल से होकर जो जून में आपके सामने लगभग मई के पहले महीने में पहले सप्ताह में अंदर देखने को मिलता है आपके सामने, उससे क्या होता है? पूरे भारत में बरसात होती है और भारत में लगभग 75 से 80% तक वर्षा इसी समय होती है। किसी समय लगभग 75 से 80% तक आपके सामने बरसात कब देखने को मिलती है? आपके सामने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा देखने को मिलती है और जून और सितंबर के महीने में देखने को मिलती है। लौटता हुआ मानसून अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और जो नवंबर का महीना होता है इसमें मानसून पीछे की तरफ हटता है, जिससे तमिलनाडु का तट है कोरामंडल तट। कौन सा तट? कोरामंडल तट है, वहां पर बरसात होती है। कौन से तट पर? कोरामंडल तट पर बरसात होती है। तो ये तीन बरसात आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलती है। दिसंबर फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बरसात होती है जिसको माउट बोला जाता है। गर्मियों में आपके सामने मैंगो सावर काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से आपके सामने इस जून सितंबर में बरसात देखने को मिलती है। और तमिलनाडु तट पर अक्टूबर नवंबर में लौटता हुआ जो बारिश है मानसून वो बरसात करता है। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें। जल संसाधन, कृषि और कृषि क्रांतियों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य योजनाएं भाखड़ा, नांगल, दामोदर व चंबल परियोजना के बारे में बताइए। मतलब भारत के जो प्रमुख आपके सामने जो परियोजनाएं हैं उसमें भाखड़ा, नांगल परियोजना, दामोदर और चंबल परियोजना का क्या क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करनी है। बहुउद्देश्यों का परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन व बाढ़ नियंत्रण करना। मतलब अलग अलग प्रकार के जो बांधों का निर्माण किया जाता है, जो बांध का जो निर्माण किया जाता है उसका क्या किया जाता है? उस बांधों से पानी, जो नदी का पानी रोका जाता है, उससे सिंचाई होती है। क्या होती है? सिंचाई की जाती है।
बिजली का उत्पादन किया जाता है और बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? बिजली का उत्पादन किया जाता है और बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है, बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। तो ये कुछ चीजें आपके सामने प्रमुख रूप से अपन करते हैं। बिजली की सिंचाई करना, आपके सामने बाढ़ का नियंत्रण करना, ये प्रमुख कार्य है। पहला, भाखड़ा नांगल परियोजना। यह सतलज नदी पर जो परियोजना देखने को मिलती है, कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये किस किस को पानी प्रोवाइड कराती है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किस किस ने पैसा लगाया था भाई इस परियोजना पर? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पे इसमें पैसा लगाया था। इसमें पंजाब और हरियाणा में कृषि क्रांतियां सफल हुई थी। इस कारण क्या होता है आपके सामने, जो पंजाब हरियाणा उसमें क्या हो गई थी, जो कृषि क्रांतियां वो देखने को मिली थी। भाई समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला है आपके सामने दामोदर घाटी परियोजना, डीवीसी। यह स्वतंत्र भारत की परियोजना है। मतलब डीवीसी क्या है? एक प्रकार से स्वतंत्र भारत जब आजाद हुआ उसके बाद की परियोजना है। और ये कब शुरू हुई? 1948 में परियोजना देखने को मिलती है। इसमें यह अमेरिका की टेनेसी वैली मॉडल पे आधारित है। ये कहां पर है? जो अमेरिका में एक टेनिस वैली मॉडल देखने को मिलता है, उस मॉडल पे आपके सामने इस बांध को बनाया गया और इसको बंगाल का शोक दामोदर नदी का वरदान में बदल दिया। एक जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी तरीके से एक बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अब ये क्या करती थी भैया आपके सामने, ये आपके सामने जो कोई भी जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से क्या होता था, जब आपके सामने दामोदर नदी बहती थी तो अक्सर बाढ़ लाने का काम करती थी। तो इसीलिए क्या कर दिया, इस पे दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई और इस पे जो फरक्का बराज वगैरह से पानी रोका गया, जिससे क्या हुआ, अब जो दामोदर नदी वो बाढ़ नहीं लाती है बल्कि लोगों को कृषि युक्त पानी देने का काम करती है। अगली परियोजना चंबल परियोजना, राजस्थान मध्य प्रदेश की साझा परियोजना है। कौन सी? जो चंबल परियोजना है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों के द्वारा शुरू की गई परियोजना है। कौन सी? चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा क्या की गई, संयुक्त रूप से मिलकर शुरू की गई एक परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य बांध बनाना, जिसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांधों का निर्माण करना है। कौन कौन से बांध? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। इन सब बांधों का निर्माण करने किसमें किया जाता है? चंबल परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। इसमें चंबल के जो बेड़ हैं उसको कृषि के लिए विकास दिया। क्यों? चंबल के बेड़ों में आपके सामने बरसात नहीं देखने को मिलती थी, है ना, और आपके सामने बेड़ों में क्या होती थी, जो कृषि है उसको विकास देने का काम किया। कृषि धीरे धीरे बढ़ने लगी क्यों? पानी मिलने लगा। लाभ और समस्याएं, सिंचाई की उपलब्धता, भाई बांध बनने से सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, जल विद्युत उत्पादन देखने को मिलता है और पर्यटन और मत्स्य पालन होता है। क्या होता है भाई, लोगों को पानी पीने योग्य पानी मिल जाता है, पर्यटन और मत्स्य मछली पालन में भी मदद मिलता है। बड़े बांधों के कारण बड़े पैमाने पर क्या हुआ भाई, अगर बांध के निर्माण की वजह से उस जगह पर रहने वाले जो लोग रहते हैं उनको जगह बदल दी गई। भूकंप का खतरा रहता है, जैसे टिहरी बांध से उत्तराखंड में आ गया भूकंप। उपजाऊ मिट्टी क्या काफी बार क्या होता है, उसको जल में विलुप्त हो जाती है। और जो मिट्टियां हैं भाई, वो नदियां जो मिट्टी लाती है वो बांधों में इकट्ठी हो जाती है, इस वजह से बांधों की उम्र धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, भारत में हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए, कृषि में इसके प्रभाव अन्य क्रांतियों की टिप्पणी कीजिए। मतलब भारत में कृषि क्रांति का क्या महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में बताना है और कृषि में इसका क्या प्रभाव अन्य क्रांतियों के बारे में आपको बताना है। 1960 के मध्य में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा व एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से क्या हुआ, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। जब भारत आजाद हुआ तो भारत को अपना लगभग जो पैसा है, या आप भारत जो 65% से ज्यादा जनसंख्या है वो कृषि पर काम करती थी, कृषि पर डिपेंडेंट थी, लेकिन फिर भी हमें दूसरे देशों से अनाज खरीदना पड़ता था। उसके बाद में क्या किया गया, पूरी दुनिया में हरित क्रांति का फैलाव हुआ। मेक्सिको में इसकी शुरुआत होती है, जो नॉर्मन बोरलॉग लेकर आते हैं 1960 के दशक में, जिसका उद्देश्य यही होता है कि जो खाद्यान्न है मेक्सिको में उसको बढ़ावा दिया जाए, आधुनिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए, कृषि सिंचाई पर ध्यान दिया जाए। इस वजह से जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। तो इन्हीं सब प्रयासों के तहत एमएस स्वामीनाथन ने क्या किया, भारत में 1965 के आसपास क्या की, हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इसमें उच्च उपज वाले बीज, कैसे बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी वाले, मतलब ऐसे बीज जिनको लगाने से क्या होता है और ज्यादा आपके सामने उत्पादन हो सकता है,
अलग अलग प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का और आधुनिक सिंचाई का प्रयोग किया गया। क्या क्या किया गया? जो आधुनिक जो उर्वरक होते हैं, रासायनिक उर्वरकों से कृषि को बढ़ावा देना, आधुनिक सिंचाई का उपयोग किया गया, जिससे क्या हुआ? कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। क्या प्रभाव हुआ? भारत में खाद्यान्न जैसे विशेषकर गेहूं और चावल में क्या हुआ? इतना उत्पादन हम करने पर निर्भर हो गए कि हमारे देश के लोगों को क्या हो गया? खा सकें। और एक बहुत बड़ी बात, अपन 80 करोड़ जनसंख्या को मुफ्त में अनाज भी देते हैं। भारत इतना बड़ा खाद्यान्न उत्पादन करता है। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर में सबसे अधिक लाभान्वित हुए। और जो बड़े राज्य थे जहां पर कृषि पर ज्यादा निर्भरता थी, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हरित क्रांति का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानता व भूमिगत जल की कमियों की वजह से समस्याएं भी उत्पन्न हुई। क्या हुआ भाई? ज्यादा कृषि की गई तो पैसे धीरे धीरे क्या हुआ? अनाज तो बढ़ा, लेकिन भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग होने के कारण भूमि जल में कमी देखने को मिली। उसके अलावा कुछ क्रांतियां हैं, जैसे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जिसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या किया? दूध उत्पादन किया। दूध उत्पादन के माध्यम से क्या किया गया? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई, जो वर्गीस कुरियन के द्वारा शुरुआत की गई थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए शुरू की गई, जिसमें जो सरसों और सूरजमुखी भी धीरे धीरे उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और भारत आज इन पे आत्मनिर्भर है। नीली क्रांति मत्स्य पालन व समुद्री उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई। तो बच्चों, ये था आपका प्रमुख रूप से जो पेपर। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।